हमारी सेना की विशेषता, दो अहम सिद्धांत जो हमें मजबूत बनाते हैं और जिस पर हमें कायम रहने की आवश्यकता है, वो है हमारा सेकुलर और अपॉलिटिकल कैरेक्टर, सभी धर्मों का आदर करने की भावना और गैर राजनीतिक स्वभाव। जरूरी है कि हम अपने सेकुलर और अपॉलिटिकल सिद्धांतों पर हमेशा कायम रहें। इससे किसी भी प्रकार का समझौता या इसमें किसी भी प्रकार की कमी हमारी सेना के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। जय हिंद दोस्तों, आज एक बड़े अहम मुद्दे पर हम डिफेंस डिस्कशन, जो कि हमारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर बात करने वाले हैं। हाल ही में भारतीय सेना के एक बड़े अधिकारी का एक बयान वायरल हुआ, जिसमें वो कहते हैं कि सेना को जो खास बनाता है वो है सेकुलर स्वभाव और गैर राजनीतिक स्वभाव। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा हटकर है कि एक इतने बड़े अधिकारी को पब्लिक डोमेन में ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कोई है जो सेना का राजनीतिकरण करना चाहता है, और क्या सेना के अंदर भी अब धार्मिक भावनाएं जो हैं वो पैर जमा रही हैं, जिसके कारण इतने बड़े अधिकारी को ये बात कहनी पड़ी है? इसको समझने के लिए हम आज बेहद जाने माने खास मेहमान हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, अनुपम तिवारी एयरफोर्स ऑफिसर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद एंड वेरी गुड मॉर्निंग। ये बयान, इस पे मुझे बात करनी थी आपसे। लंबा सर मेरा भी सेना का है, आपने भी एक लंबा अपने जीवन का वक्त वायुसेना में गुजारा, मैंने थल सेना में गुजारा। लेकिन जब एक जनरल रैंक का अधिकारी इतनी बड़ी बात कह रहा है कि सेना को खास बनाता है कि वो सेकुलर है और गैर राजनीतिक है, इस प्रकार का अगर बयान दिया गया है तो उसके पीछे का संदर्भ क्या है, सच क्या है? क्यों ऐसी मजबूरी हो गई कि सेना को आकर यह कहना पड़ा कि नहीं, हम गैर राजनीतिक हैं और सेकुलर हैं? सब राजेश जी, जहां तक मुझे लगता है कि इसके पीछे जनरल साहब ने उस परंपरा को याद किया है जो कि सेना की एक धुरी रही है, जो उसका एक मूल स्वभाव रहा है। और इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि सेना हमेशा से एपॉलिटिकल रही है और सेकुलर रही है। कम से कम भारतीय सेना के बारे में तो ये कहा जा सकता है। अब इस बात को इतने वर्षों के बाद फिर से उठाने के पीछे मकसद सिर्फ यही होगा कि वो अपने फाइल एंड रैंक्स को ये बताना चाह रहे होंगे, याद दिलाना चाह रहे होंगे कि हमारा मोटो क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है और हमें किस परिपाटी पर चलना है। तो एक तो इस तरह से अपने सैनिकों को वो खुद याद दिला रहे हैं कि इस चीज को भूले नहीं। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी होगी क्योंकि आप देखिए सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आधा अधकचरा ज्ञान लोगों को परोसा जा रहा है, और सैनिक भी हमारे ही समाज का हिस्सा है। तो उन तक भी या उनके परिवार तक ये सब इंफॉर्मेशन पहुंच रही होंगी, मिस इंफॉर्मेशन मैं इनको कहता हूं, जो कि सेना के स्वभाव से अलग है। लोगों को कम्युनलाइज भी किया जा रहा है। आप देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगता है कि आधे अधूरे ज्ञान को लोग फेंक देते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा जाता है इसको एक भाषा में। तो उसका मतलब यही होता है कि नॉलेज नहीं है लोगों के पास, और उस कम नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करना इधर उधर सोशल मीडिया का सहारा लेकर के। और जो हमारा जो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, जो समाज एक्सेप्ट कर रहा है, उसके पास भी शायद। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, मैं उसको और आपसे क्लियर करना चाहता हूं। आपने कहा कि सैनिकों तक भी जो सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं वो पहुंच रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना सर, व्हाट्सएप सबके पास है, फेसबुक सब यूज कर रहे हैं, यूट्यूब सब देख रहे हैं। तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आधा अधूरा ज्ञान जो है, क्या वो मेंटेलिटी को, जो कि हमारे सोल्जर हैं, उनको भी प्रभावित कर रहा है? ये आपने तर्क दिया है सर। राजेश जी, मैं इसी चीज को थोड़ा इलेबोरेट कर रहा हूं कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान मिल रहा है सोल्जर्स को और उनकी फैमिली को, वो ज्ञान उनको भटका ना पाए। तो ये एक तरह से जनरल साहब ने जो आज जो बयान दिया है, जो जिस वीडियो की आप बात कर रहे हो, उस वीडियो के माध्यम से वो अपने सैनिकों को ये समझाना चाहते हैं कि देखिए साहब, जो चीजें आपको दिख रही है जरूरी नहीं है कि वो हकीकत हो। हम हकीकत क्या है? हकीकत सिर्फ और सिर्फ 1947 जब से भारतीय सेना आजाद भारत की सेना बनी है, तब से उसका एक ही मोटो रहा है कि वो एपॉलिटिकल रहेगी और सेकुलर रहेगी और इस देश के विकास के लिए बातें करेगी। उसको राजनीति से या धर्म से कोई लेना देना नहीं। आपने बहुत अच्छी बात कही थी शुरुआत में कि हमारी यूनिटों में सर्वधर्म प्रार्थना
प्रार्थना स्थल हुआ करते थे। आज भी चाहे कोई नई यूनिट बनती है या कोई नया इक्विपमेंट्स आता है या कोई नया एयरक्राफ्ट आता है, तो जब उसकी पूजा पाठ रखी जाती है तो ऐसा नहीं है उसमें केवल एक पद्धति से पूजा होती है, हर धर्म की पूजाएं होती हैं जो भी वहां पर अवेलेबल रहते हैं। इनफैक्ट अगर अवेलेबल नहीं भी रहते हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है एक बार ऐसे ही सर्वधर्म सभा की पूजा हो रही थी और वहां पर हिंदू पंडित जी थे, मुस्लिम जो क्लरिक थे वो थे, सिख ग्रंथी साहब थे, लेकिन क्रिश्चियन नहीं थे वहां पर। तो वो जो धर्मगुरु थे, जो तीनों धर्मगुरु थे, उनमें से एक आगे बढ़कर आए, बोले क्रिश्चियन प्रेयर्स भी मैं करा सकता हूं, और उन्होंने कराई थी। तो ये एक स्वभाव होता है। तो हमारे जनरल साहब यही चाहते हैं कि ये स्वभाव भारत का बना रहे, और जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं जो कि आज के जमाने में बहुत व्यापक हो रहे हैं, लोगों के पास गलत गलत सूचनाएं पहुंच रही हैं, उन सूचनाओं से हमारे सैनिकों का और उनके परिवारों का ध्यान ना भटे। तो मुझे लग रहा है कि ये डर नहीं है, ये सेना की प्रोएक्टिव अप्रोच है, जिसके माध्यम से वो आने वाले खतरे से अपने आप को बचाना चाहते हैं। ठीक सर, दो अहम सवाल है सर। एक सेक्युलरिज्म पर मेरा सवाल होगा और एक पॉलिटिकल पर बात होगी। मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूँ, मुझे लगता है इस पे बात करता हूँ, क्योंकि मैं भी जब शाम को टीवी पे बैठता हूँ कि लोगों से बातचीत होती है, बड़े बड़े जनरल साहब बैठे होते हैं, तो एक दिन ऐसा है कि मजबूरी में मुझे अपने एक्सपर्ट्स को, जो कि कर्नल साहब बैठे थे और शायद उनके साथ कोई और था, उनको ये कहना पड़ा कि देखिए, हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने एक ही कप में 4 धर्म के लोगों ने चाय पी है, तो ये हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं। मेरा पॉइंट ये है कि आज जो सेना के बड़े अधिकारी भी हैं, जो रिटायरमेंट आने के बाद जो हैं, बहुत कहें तो धार्मिक भावनाओं में बह रहे हैं, ये भी एक चिंताजनक पॉइंट हो सकता है क्या? निश्चित तौर पर ये बहुत चिंताजनक पॉइंट है। और मैं एक बार राजेश जी कहीं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें यह साफ साफ लिखा था कि जब भी सेना कोई जवान या अधिकारी रिटायर होता है, तो रिटायर होने के 10 साल तक उसको जो है ऐसा कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि उसको सोशल लाइफ में या राजनीति के प्रभाव में, धर्म के प्रभाव में नहीं आने देना चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्था बने। हालांकि ये बहुत मुश्किल है और पॉसिबल भी नहीं है। रिटायरमेंट के बाद आदमी फ्री हो जाता है और उसको, हाँ, वो किसी भी सेगमेंट के साथ जाना पसंद करता है, वो एक ग्रुप में रहना पसंद करता है। उसको ग्रुप जहां भी मिलता है, चाहे वो पॉलिटिकल ग्रुप मिल जाए, चाहे वो धार्मिक ग्रुप मिल जाए, वो उसके साथ बहुत आसानी से एडजस्ट कर जाता है और वही उसकी जो मेंटल लेवल है उसी तरफ से मोल्ड हो जाता है। तो अभी हमने हाल ही में देखा है कि एक प्रवृत्ति चली है, हालांकि बहुत पहले से रही है, लेकिन इधर पिछले 8-10 सालों में एक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा आई है, वो कि एक खास पार्टी के साथ लोग रिटायरमेंट के बाद जुड़ना पसंद करते हैं। अब इसमें उनका स्वार्थ कह लीजिए या उनका कुछ लालच कह लीजिए कि उस पार्टी में जाना है और उसके बाद उनके साथ मिल करके हमको कोई अच्छा पद मिल जाए, पोर्टफोलियो मिल जाए, या कुछ ऐसी जगह मिल जाए जहां पे हमारा एक अस्तित्व दिखाई देता रहे। तो ये एम्बिशन होना गलत नहीं है, एम्बिशियस होना चाहिए। हर एक सैनिक भी समाज का हिस्सा है, उसको एम्बिशियस होना चाहिए। लेकिन उस एम्बिशन के पीछे उसकी मूल जो सिद्धांत है सेकुलरिज्म के और अपॉलिटिकल होने के, वो खत्म नहीं होने चाहिए। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैंने कहीं पढ़ा था जनरल करियप्पा के बारे में, जो हमारे पहले फील्ड मार्शल थे, कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको थोड़ा सा समय लूंगा, इसको बताऊंगा, ये चीज आपके दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। जनरल, जब भारत आजाद हो रहा था उसके जस्ट पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने एक मिस्टर आइजक थे, उनको ये कहा था कि आप जो है भारत के बंटवारे के बाद ये जो लड़ाई चल रही है नेहरू वर्सेस जिन्ना की, इसको शांत कराइए। तो मिस्टर आइजक ने एक प्रपोजल रखा था कि हमारे स्टाफ ऑफिसर में एक व्यक्ति है मेजर जनरल करियप्पा, वो बहुत काबिल है और उसको जो है आगे चल करके उसको जनरल भी बनना है, तो हम क्यों ना उसी जनरल के हाथों में भारत की पूरी ताकत को सौंप दें, उसको कमांडर बना दें और उनके ऊपर नेहरू या जिन्ना में से किसी एक को कमांडर इन चीफ बना करके बैठा दें राष्ट्रपति की जैसे, तो शायद मसला हल हो जाएगा। तो ये प्रपोजल माउंटबेटन को बहुत अच्छा लगा और माउंटबेटन ने इस चीज को जब करियप्पा को बताया, जनरल करियप्पा को, तो करियप्पा साहब ने सीधे सीधे मना कर दिया और उन्होंने ये कहा था कि देखिए हमारा स्वभाव नहीं है, हम अपॉलिटिकल आइडेंटिटी रखते हैं सेना के रूप में, तो हम इसको अपॉलिटिकल ही रखेंगे। हमें नेहरू या जिन्ना विवाद में, भारत के पार्टीशन में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमको जो चीज दिया जाएगा हम उसके हिसाब से काम करेंगे और यही हमारा धर्म है। और वहीं पर से उन्होंने ये भी लकीर खींच दी थी आजादी के तुरंत पहले से कि भारतीय सेना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगी और धर्म में इन्वॉल्व नहीं होगी। और ऐसा नहीं कि वो धर्म को मानते नहीं है, देखिए ये भी एक समझ वाली बात, धर्मनिरपेक्ष होना ये नहीं होता है कि आप नास्तिक हैं, आप किसी धर्म को नहीं मानते, बल्कि आप हर धर्म को मानते हैं।
तो ये चीजें सेना में रैंक एंड फाइल पर तब से आजादी के बाद से आज तक चलती आ रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक ट्रेंड आया है और उस ट्रेंड को रोकना बहुत आवश्यक है कि जो सेना के जवान है, ऑफिसर्स हैं, वो राजनीति की तरफ कम से कम मुड़े। इसमें हम जो अपॉलिटिकल कहें, जो हाल ही में एक बड़ी अहम खबर भी आई थी कि कई रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगाई गई और कहा गया कि जो जवान जो हैं छुट्टी जा रहे हैं वो उस फोटो के साथ सेल्फी खींचाएं, और साथ ही साथ मिलिट्री स्टेशन में भी ऐसा हुआ। तो क्या हम ये जो जनरल साहब ने कहा है ये हम उससे भी जोड़ के देख सकते हैं कि आप सेना को कह रहे हैं कि मिलिट्री स्टेशन में एक मोदी जी का स्टैचू लगाइए, उसके साथ फोटो खींचिए? निश्चित तौर पर। और अभी भी अगर मैं कहूं कि अभी चलिए शुरुआत है, अगर यही ट्रेंड बन गया कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर आएगा उसके साथ आपको फोटो खिंचानी पड़ेगी, आपको उसको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि वो हमारे देश का भाग्य बिगाड़ता है, तो ये सेना के लिहाज से बहुत गलत ट्रेंड है। तो मुझे लगता है कि जनरल साहब इसी गलत ट्रेंड को आगे वो नॉर्म ना बन जाए, इसको अभी से रोक लेना चाहते हैं और इसी वजह से ये बातें अब छन छन करके आ रही हैं। तो कई सारे अहम मसले हैं कि सेना का राजनीतिकरण ना हो, सेना को धर्म की तरफ ना ढकेला जाए, क्योंकि सेना एक ऐसा विषय है, देखिए राजेश जी, सेना एक ऐसा विषय, कश्मीर का आप प्रॉब्लम उठा लीजिए। कश्मीर के प्रॉब्लम में भारत की सेना को कई बार इस आरोप को झेलना पड़ा था कि वो एक धर्म विशेष के लोगों के प्रति गलत रवैया रखती है, उनको परेशान करती है और मेजॉरिटी की तरफ अपना बेहतर रुख रखती है। और ये प्रोपोगंडा था, ये पाकिस्तान ओरिएंटेड प्रोपोगंडा था जो कि बहुत जोर शोर से चलाया गया था। लेकिन ये सेना की ही ताकत थी जब सेना ने उस प्रोपोगंडा को विफल कर दिया और आज कश्मीर में धीरे धीरे करके शांति आ रही है, उसमें धर्म की कहीं कोई जगह नहीं बन रही है। तो यही एक जो रूपरेखा है वो सेना रखना चाहती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो फोटो खिंचवाने की, सेल्फी खिंचवाने की जो बातें हैं, ये अभी असर नहीं कर रही हैं, लेकिन भविष्य में ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल बन जाएगा और वो चीज सेना के लिहाज से गलत हो। ठीक है सर, बस एक आखिरी पॉइंट और जो थोड़ा सा पर्सनल है मेरे लिए और आपके लिए भी शायद होना चाहिए। सर, जो मैंने पॉइंट एक कहा कि हम उस दौर में जिए हैं और मुझे आज भी यकीन है कि हमारे फौजी उस दौर में जीते हैं जहां हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक ही कप में चाय पी लेते हैं, हम एक ही थाली में बैठ के खाना भी खा लेते हैं। हम उस संस्था में काम हमने किया है, लेकिन जब बाहर आकर देखते हैं सर तो यहाँ तो कुछ अलग ही चीजें चलती हैं। किस लिहाज से देखेंगे आप ये? बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि दुश्मन की गोली ये नहीं देखती कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, और जो वर्दी इंसान पहन लेता है वो भी जंग में जाते वक्त ये नहीं देखता कि सामने वाला हिंदू है या मुसलमान है, वो फौजी है और उसके लिए सामने वाला दुश्मन है। सर देखिए राजेश जी, आपको सेना, आप थल सेना में रहे हैं, भारतीय वायुसेना में इस तरह कोई प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन सेना में है कि हर एक रेजिमेंट का एक नारा होता है, काली माता की जय, बद्री विशाल की जय, और किसी न किसी भगवान को, किसी न किसी आइडियल को, अलग अलग रेजिमेंट अपना एक आइडियल मानती है और उसके लिए नारे लगाती है। अब आप देखें कि मान लीजिए कोई एक रेजिमेंट है, वो बद्री विशाल की जय कह रही है, जो कि एक हिंदुओं के देवता है। अब उस रेजिमेंट में मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, वो भी उसी खुशी के साथ वही नारा लगाते हैं और उसमें धार्मिक एंगल नहीं होता, उसमें रेजिमेंट के प्रति प्यार होता है, उसमें नमक की बात होती है, उसमें साहस की बात होती है, उसमें निशान की बात होती है। तो भारतीय सेना इस लिहाज से समाज से बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो बांटने, देखिए धर्म ने क्या किया है, धर्म में जितनी जितनी समाज की वो नहीं करी है, बेहतरी नहीं करी है, उससे ज्यादा उसको बांटने में सफलता पाई है। और ये बंटवारा धर्म की वजह से नहीं है, ये बंटवारा धर्म को राजनीति की तरह इस्तेमाल करने वाले लोगों की वजह से है। धर्म बहुत अच्छी चीज है और उस चीज को अगर बेहतर तरीके से अपनाया जाएगा तो सबका एक विकास होगा, सबकी एक आध्यात्मिक चेतना जगेगी, सबको एक बेहतर एक अचीवमेंट मिलेगी। लेकिन उस चीज को राजनीति ने गंदा कर दिया और इसी वजह से आज हम लोग धार्मिक मसलों पर बात करने से भी बचते हैं, या बात भी करते हैं तो किसी एक पक्ष को लेकर के हम उसके प्रति बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और दूसरे से लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये समझना होगा, भारतीय सेना से समझना होगा। निश्चित तौर पर हम और आप बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत लकी हैं कि हमने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है जहां पर इन सब चीजों के लिए जगह नहीं थी, और जगह थी भी तो बहुत पॉजिटिव वे के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जगह थी, और इस चीज को समाज में फैलाना चाहिए। और मुझे लगता है आज नहीं तो कल भारतीय सेना इस चीज को समझाएगी लोगों को कि ये जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हैं वो चीज बिल्कुल गैर जरूरी है, आपको एक साथ मिलना है। अब आप देखें, एक मैं चीज और जोड़ना चाहता हूं कि पॉलिटिशियंस और सेना के लोगों के बीच में अंतर कैसे होता है। देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन कभी भी एक अदना सा सैनिक
एक बड़ा सा बड़ा जनरल कभी भी क्या प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख सकता है? ये सिविलियन पॉलिटिशियंस उसको बनने ही नहीं देंगे, उसको मातहत काम करवाएंगे। तो इस चीज को जनरल साहब मानेकशॉ ने समझा था, जनरल करियप्पा ने समझा था, जनरल चौधरी ने समझा था, सब जानते थे कि इन लोगों से जितनी दूरी बनाकर रखी जाए उतना बेहतर है, क्योंकि ये हमको वहां तक नहीं पहुंचे देंगे। तो अगर हमें वहां तक पहुंचना ही नहीं तो क्यों ना हम बेहतर करें, समाज के लिए अच्छा करते रहें, हम क्यों इन विवादों से में पड़ते रहें। ठीक है सर, चलिए शुक्रिया। लेकिन एक बड़ा अहम पॉइंट आज मेरी और आपकी चर्चा में आया है कि देश के लिए शायद भला इसी में है कि देश की जो सेना है वो गैर राजनीतिक रहे और ये जो धार्मिक उन्माद है इससे दूर बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और इतना बारीकी से पहलुओं को समझाने के लिए। शुक्रिया। जय हिंद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, जय हिंद।